पिछले क्लास में हमने सारणी और सेकंड के बारे में किया था, थोड़ा सा उसका एक और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सेकंड और उपसारणी, एक हमें सारणी दे रखी है 2 4 6 3 5 2 1 2 5 और इसके दूसरी पंक्ति के सापेक्ष उपसारणी के मान ज्ञात करने हैं। अब अगर दूसरी पंक्ति के सापेक्ष उपसारणी के मान ज्ञात करने हैं तो दूसरी पंक्ति को हम लिखते हैं m2 1 से, और दूसरी पंक्ति के सापेक्ष जब उपसारणी का मान निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म हो जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म करने पर हमारे पास जो बचेगा वो है 4 6 2 5। हल करेंगे 20 - 12 यानी 8। कुछ इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के सापेक्ष m2 के सापेक्ष हमारे पास अगर उपसारणी का मान निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म हो जाएगा। इसमें यहां दिखाई देगा 2 6 1 5। हल करेंगे तो 10 - 6 यानी 4। 2 3 निकालें तो 2 3 का मतलब हो जाएगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म करेंगे, इससे आ जाएगा 2 4 1 2। हल करेंगे 4 - 4 यानी 0। तो किसी भी पंक्ति या किसी भी सारणी के सापेक्ष हमारे पास किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम इस उपसारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिस पंक्ति के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं उस पंक्ति के जिस अवयव को लेके चल रहे हैं उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाता है। शेष बचे हुए जो भी मान है उनको सारणिक रूप में लिखते हुए उनको हल किया जाता है। जो भी मान प्राप्त होगा उसे हम उपसारणी का मान कहते हैं। सेकंड जो हम f से लिख रहे हैं, f से c से मैंने 2 बार बताया था इसमें नाम हमारे पास, तो f2 1 का मान निकालेंगे तो हम इसका चिन्ह चेक करते हैं। फॉर्मूला ये था fij बराबर -1 की पावर i प्लस j इंटू nij, अर्थात हमारे पास i और j का जोड़ देखते हैं। अगर i और j का जोड़ जो है वो सम संख्या है तो वैसे के वैसे सारणी उपसारणी के बराबर आ जाएगा, और अगर विषम संख्या है तो चिन्ह बदल जाएगा। ये नियम यहाँ लगाएंगे, इन दोनों का जोड़ करें 2 और 1 3, विषम संख्या है इसका मतलब इसका चिन्ह बदलना है। f2 2 का मान निकालेंगे, 2 और 2 4, सम संख्या है इसलिए एज इट इज रहना है, और f2 3 का मान चिन्ह बदलना था लेकिन 0 का चिन्ह बदलने का कोई अर्थ नहीं है, 0 ही रहेगा। आज हम इसके आधारित कुछ गुणधर्म कर रहे हैं, यानी सेकंडों के 2 नियम है, 2 गुणधर्म है, उनको करेंगे हम सेकंडों के गुणधर्म। जिसमें सबसे पहला गुणधर्म है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष आपने सेकंड निकाले हैं उसी पंक्ति अथवा उसी स्तंभ के अवयवों से गुना करके जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान प्राप्त होता है। जैसे ये मैंने याद किया था दूसरी पंक्ति के सेकंड, अगर इन दूसरी पंक्ति के सेकंडों को दूसरी पंक्ति के अवयवों से क्रमशः गुना करते हुए जोड़ दिया जाए। क्रमशः गुना करते हुए का मतलब है ये 2 1 है, इसका मतलब 2 1 अवयव, 2 2 है तो 2 2 अवयव, और 2 3 है तो 2 3 अवयव से गुना करके जोड़ेंगे, सारणिक का मान प्राप्त होता है। इसको इस तरह से लिखा जाएगा a 2 1 f2 1 प्लस a 2 2 f2 2 प्लस a 2 3 f2 3 बराबर आएगा हमारे पास इसके जो a हमें मैट्रिक्स ली है या सारणिक ली है, इस सारणिक का मान के बराबर आएगा हमेशा। ये किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष लिया जा सकता है, चाहे आप पहली पंक्ति के सापेक्ष सेकंड निकालें और उसके अवयवों से गुना करके जोड़ दें, या दूसरी पंक्ति जैसे मैंने अभी किया, या तीसरी पंक्ति, या पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, सभी में ये नियम लागू होगा। अगर मैं पहले स्तंभ के सापेक्ष करता तो ये कैसे लिखा जाता? पहले स्तंभ में a 1 1
F1 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31 बराबर आएगा सारणी के आप चाहे कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अब अगर मेरे को इसे सेकंड निकाल लिए थे उप सारणी का मान ज्ञात कर, ये सारणी का मान ज्ञात करना होता तो सारणी का मान निकालने के लिए इस सवाल के अंदर अगर मैं उदाहरण लेके चलूं तो -8 का गुणा किससे होगा 3 से, प्लस 5 का गुणा 4 से, प्लस 2 का गुणा 0 से, हल करेंगे माइनस का 24 प्लस का 20 और हल करेंगे -4। उप सारणी का विस्तार करके या जैसे भी आप कुंडल लगा के इसका हल करके देख लीजिए -4 ही आएगा। सेकंड लॉ की सहायता से हम इस नियम की सहायता से सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं सेकंड ज्ञात करते हुए। उसके बाद में दूसरा नियम है। दूसरा नियम हमारे पास क्या है इसमें कि यदि हमारे पास किसी और पंक्ति के अवयवों से गुणा करके जोड़ दिया जाए, यानी सेकंड तो है दूसरी पंक्ति के और अवयव ले लें तीसरी पंक्ति के, या सेकंड है दूसरी पंक्ति के और अवयव ले लें पहली पंक्ति के, या ये कहते हैं कि सेकंड लिया जाए पहले स्तंभ का और अवयव ले लिए जाए दूसरे स्तंभ के, तो उसका मान या उनका योग जो है वो हमेशा 0 आएगा। यानी सेकंड तो किसी और मान के हैं, किसी और पंक्ति या स्तंभ के हैं और उनके अवयव जो ले रहे हैं गुणा करके जोड़ रहे हैं वो किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के हैं, तो उस स्थिति में सारणी का मान हमेशा या उसका मान जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा 0। जैसे मैंने लिया इसमें F21 गुणा कर रहा हूं पहली पंक्ति के अवयवों से, F12 2 F23 1 3, इसका मान हमेशा 0 आएगा चाहे कभी मर्जी कैलकुलेट। पंक्ति के अगर हमने सेकंड लिए हैं तो पंक्ति के ही अवयव लेने हैं, स्तंभ के अवयव मत ले लेना। अगर आपने पंक्ति के अवयव लिए हैं, ये सेकंड जो ज्ञात किए थे वो पंक्ति के सेकंड थे, तो इनको पंक्ति के अवयवों से गुणा करके अगर उसी पंक्ति के अवयव से गुणा करके जोड़ेंगे सारणी का मान प्राप्त होगा, अन्य किसी पंक्ति से गुणा करके जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसको हल करके देखिए। देखो A11 का मान 2, F21 का मान -8, प्लस 1 2 का मान 4, 2 2 का मान 4, 1 3 का मान 6, 2 3 का मान 0। हल करेंगे -16 प्लस 16 प्लस 0, हल क्या है इसका 0, आंसर है इसका। इसमें दिया हुआ है डेल्टा जो है वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 में कैपिटल A कैपिटल B1 कैपिटल C1 जो है वो इन्हीं के सेकंड है। इन्हीं के सेकंड का मतलब A1 का सेकंड कैपिटल A1, B1 का सेकंड कैपिटल B1 और C1 का सेकंड क्या है कैपिटल C1 है। हमें यह सिद्ध करना है कि जब डेल्टा का स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त होगा, अर्थात सेकंड की सारणी प्राप्त होगी। यह हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम डेल्टा और इस मान को डेल्टा डैश मान लेते हैं एक बार कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 डेल्टा डैश को व्यक्त करता है। और हम ये सिद्ध करते हैं कि डेल्टा डैश बराबर है डेल्टा स्क्वायर के, सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने के लिए डेल्टा और डेल्टा डैश का गुणा करते हैं। डेल्टा और डेल्टा डैश का गुणा कैसे होगा, पहले डेल्टा के अवयव यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, फिर गुणा करेंगे किससे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। गुणा का नियम बताया था, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होता है, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से भी गुणा किया जा सकता है सारणी में। इसमें पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करेंगे। अगर
पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से क्यों करेंगे? सबसे पहला तो नियम देखो, A1 B1 C1 अवयव है और ये कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 सेकंड है, और अवयवों को अगर सेकंड से गुना करते हुए जोड़ते हैं तो सारणिक का मान प्राप्त होता है। इसी के सेकंड है, इसीलिए पंक्ति को पंक्ति से करेंगे ताकि इनके सेकंडों का मान डायरेक्ट प्राप्त हो जाए हमारे पास। तो अब सबसे पहले पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुना करेंगे, क्या बनेगा? A1 कैपिटल A1 B1 कैपिटल B1 C1 कैपिटल C1। इसी प्रकार यहां बनेगा A1 कैपिटल A2 B1 कैपिटल B2 और C1 कैपिटल C2, ये कैपिटल में C है। फिर A1 कैपिटल A3 B1 कैपिटल B3 और C1 कैपिटल C3, ये हमारे पास सारणिक बनेगी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ गुना करेंगे, क्या आएगा? A2 A1 B2 B1 C2 C1 A2 A2 B2 B2 C2 C2 A2 A3 B2 B3 और C2 C3। इसी प्रकार A3 A1 B3 B1 C3 C1, फिर A3 A2 B3 B2 C3 C2, फिर A3 A3 B3 B3 C3 C3। अभी अभी जो नियम किया था हमने उसके अनुसार अगर हमारे पास किसी पंक्ति के सेकंडों को उसी के अवयवों से गुना करके जोड़ते हैं तो सारणिक का मान प्राप्त होता है, और अगर अन्य किसी पंक्ति के अवयवों से गुना करके जोड़ा जाए तो 0 प्राप्त होता है। उसी का नियम यहाँ उपयोग में आएगा। ये A1 B1 C1 इन्हीं अवयवों के सेकंड थे और इन्हीं अवयवों से गुना करके जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा? सारणिक के। और सारणिक को किससे व्यक्त किया जा रहा है? डेल्टा से। इसका मतलब ये मान किसके बराबर होगा? डेल्टा के। अर्थात ये हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा डेल्टा। ये जो है सेकंड तो है दूसरी पंक्ति के, लेकिन अवयव है पहली पंक्ति के, अतः इसका मान क्या होगा? 0। ये सेकंड है तीसरी पंक्ति के, जबकि अवयव है पहली पंक्ति के, इसलिए इसका मान भी 0। वापिस उसी तरह से दूसरी पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के सेकंड 0, दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरी पंक्ति के सेकंड डेल्टा, और ये 0, फिर 0 0 डेल्टा। कुछ इसी प्रकार से ये प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर इस सारणिक को हल किया जाए, सारणिक को हल करेंगे, इस डेल्टा के सापेक्ष विस्तार किया जाए तो डेल्टा का डेल्टा से गुना करेंगे, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, 0 का 0 से 0 हो जाएगा। डेल्टा पहले बार था, कितना आ गया? डेल्टा क्यूब। ये किसके बराबर है? डेल्टा इंटू डेल्टा डैश की। इसका मतलब डेल्टा डैश किसके बराबर होगा? डेल्टा स्क्वायर। और डेल्टा डैश माना क्या था हमने? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आंसर है इसका। सारणिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल कर रहे हैं, जिनमें बिना विस्तार के सिद्ध करना है मैं ये बात। बहुत सी विधियां हल करने के लिए, लेकिन इसमें ये जो पंक्ति के अवयव हैं वो लगभग P Q R और X Y Z और ABC से मिलकर बने हुए हैं। हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले C1 में परिवर्तन कर लेते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ देते हैं। अगर तीनों को जोड़ेंगे यहां बन जाएगा, ये 3 जोड़ रहे हैं तो 2A प्लस 2B प्लस 2C 2P प्लस 2Q प्लस 2R 2Y प्लस 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। क्योंकि सभी संख्याएं समान है, सिर्फ हम जोड़ कर रहे हैं इसमें R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y।
पहले स्तंभ में से कॉमन आ रहा है, सभी अवयवों में 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी, b प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, c प्लस ए, r प्लस पी, z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई। हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें दूसरा स्तंभ चाहिए, उसमें b चाहिए। यहाँ c प्लस ए है, इसको घटा देंगे b बच जाएगा, यानी C2 में परिवर्तन कर लेते हैं C2 माइनस C1 और C3 में भी परिवर्तन कर लेते हैं C3 माइनस C1। A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। जब C प्लस A में ये घटाएंगे माइनस का B, R प्लस B में से ये घटाएंगे माइनस का Q, Z प्लस X में से ये घटाएंगे माइनस का Y। कुछ इसी प्रकार से इसमें माइनस का C, माइनस का R और माइनस का Z बचेगा। फिर से इसमें C1 में उपयोग करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे माइनस B और माइनस C है, इसमें जुड़ेंगे तो क्या बचेगा A, इसमें P और इसमें X बचेगा। तो ये बन जाएगा 2 गुना A P X और यहाँ माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, यहाँ माइनस सी माइनस आर और माइनस जेड। इस स्तंभ में से माइनस कॉमन आ रहा है और इस स्तंभ में से भी माइनस कॉमन आ रहा है। माइनस माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएंगे और ये जो है आंसर आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि x, y, z सभी भिन्न भिन्न है। x, y, z सभी भिन्न भिन्न का मतलब है कि x, y और z बराबर नहीं है, हमारे पास ये मान नहीं है। और हमें ये दिया हुआ है कि इस सारणिक का मान 0 के बराबर है, अर्थात इस सारणिक को जब भी हल करेंगे तो इसका मान 0 आएगा यदि हमें यह सिद्ध करना है x, y, z का मान -1 हो। अर्थात x गुणा y गुणा z का मान अगर -1 होगा तभी इस सारणी का मान 0 आएगा, वरना इसका मान 0 नहीं प्राप्त होता। इस तरह का सवाल भी है हमारे सिलेबस में, एक सवाल था इसमें जिसमें इसका हल करना था, इसको सिद्ध करना था। इसका उत्तर आता है 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। वो सिद्ध करना था, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा सा हटके दे दिया। नाम मान तो वो निकालनी पड़ेंगे हमें, उसके साथ में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा बराबर 0 होने के कारण। हल करते हैं। हल करने का नियम, सबसे पहले देखो ये जो भाग है उसमें 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब है, जोड़ हो रहा है, एक ही स्तंभ में हो रहा है खाली। और मैंने नियम बताया था सारणिकों के योग का नियम था कि अगर किसी एक स्तंभ में जोड़ हो रहा हो तो उनको 2 अलग अलग सारणिक बनाकर लिखा जा सकता है। हम इसको 2 अलग अलग सारणिक बनाकर लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। इसमें परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले C1 और C3 को आपस में बदल देते हैं। यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये 1 1 1 बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई और जेड हो जाएगा। इसमें पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में कॉमन आ रहा है। अगर एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो ये होगा ए एक्स एक्स स्क्वायर, ए वाई वाई स्क्वायर, ए जेड जेड स्क्वायर। इसमें फिर परिवर्तन करते हैं। मैं ये जो परिवर्तन था वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारणिक और ये सारणिक दोनों बराबर आ जाएंगे। मेरे को पहले पता है कि इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है क्या, एक्स वाई जेड, एक 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 यहाँ पे होना चाहिए, मैंने एक 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 को यहाँ पे ले आया पहले। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, उसकी जगह जब कॉमन ले लिया तो एक्स वाई जेड बचेगा, तो यहाँ एक्स वाई जेड लाना है। एक्स वाई जेड लाने के लिए इन दोनों को आपस में बदल देते हैं, सारणिक समान हो जाएंगी। सारणिक को कॉमन लिया जा सकता है।
तो इस नियम को उपयोग करते हुए हम इसमें जब इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे फिर से माइनस का चिन्ह आएगा और ये माइनस इस पहले वाले माइनस को क्या कर देगा, एक फिर एक्स वाई जेड फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड एक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इन सभी के बराबर में जीरो दे रखा है हमें, वो जीरो लेके चलेंगे सारणिक समीकरण के रूप में दी हुई है हमें। यहां बचेगा एक प्लस एक्स वाई जेड बराबर जीरो। ठीक है, अब इसको हल करना है। इसको हल करेंगे तो देखो तीन एक बन रहे हैं, मैंने बताया जब भी तीन एक बन जाए तो दो को क्या बनाएंगे, जीरो। दो को जीरो बनाने के लिए सबसे पहले R2 में परिवर्तन R2 माइनस और R3 में परिवर्तन R3 माइनस। ये जो नियम लगाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर जीरो वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाएगा, और अब देखो इसको कॉमन आ रहा है कुछ इस टर्म में से इस पंक्ति में से, तो ये दोनों कॉमन ले लेते हैं y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। यहां बचेगा एक एक्स एक्स स्क्वायर जीरो एक वाई प्लस एक्स जीरो एक जेड प्लस एक्स। ये पता चला कैसे लिखा हमने, किसी को नहीं पता चला हो तो बोल दो भाई। इसके अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नियम लग गया, एक बार जुड़ गया और एक बार घट गया। घटने वाला जो भाग था वो तो बाहर कॉमन ले लिया और जो जुड़ने वाला भाग था उसको हमने एज इट इज लिख दिया। इसी प्रकार से नीचे वाले में हमने कॉमन लिए। अब इसको हल करेंगे, ये बन गया एक प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। यहां इस एक के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, अगर एक के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं तो ये बन जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बराबर जीरो, एक्स से ये एक्स कट जाएगा। अब चार भाग गुणा में है और उनका मान जीरो के बराबर है। अगर चार संख्याओं का गुणा जीरो के बराबर हो तो उनमें से कोई एक शून्य होनी चाहिए। इस स्थिति में एक तो ये नियम बनता है कि एक प्लस एक्स वाई जेड बराबर जीरो, जिससे एक्स वाई जेड का मान क्या हो जाता है, माइनस एक। y माइनस एक्स बराबर जीरो, इससे y बराबर क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स बराबर जीरो, इससे z बराबर क्या आ जाएगा, और z माइनस वाई बराबर जीरो, इससे z बराबर क्या आ जाएगा। ये सभी नियम ये व्यक्त करते हैं कि x बराबर y बराबर z है, लेकिन सबसे पहले इस भाग में देख लिया कि ना तो x और ना y और ना z बराबर है, ये सारे भिन्न भिन्न राशियां हैं। अगर ये सारी भिन्न भिन्न राशियां हैं तो इसका मतलब प्रश्नानुसार यह संभव नहीं है। अगर यह संभव नहीं है तो हमारे पास एक ही उत्तर बचता है, एक्स वाई जेड का मान कितना होगा, -1, जो हमें सिद्ध करना होगा।